बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। अगर आप आज फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको बीएस मैथमेटिक्स, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स और एंटी टेस्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और अगर आप ऑलरेडी ही मेरे चैनल के साथ अटैच हैं तो फिर आप जानते होंगे कि हमने अभी रिसेंटली बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ये स्पेशल कोर्स जो है उनका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 जो है उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। मैं यहाँ पर जो बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके जो तमाम कोर्सेज़ हैं, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, टोपोलॉजी, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये जो 6 कोर्सेज़ हैं, इन 6 के 6 कोर्सेज़ को अल्हम्दुलिल्लाह जो पैरेलल लेकर चल रहा हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन तमाम कोर्सेज़ की जो प्लेलिस्ट है वो बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से उसका लिंक पड़ा हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करके तमाम कोर्सेज़ को देख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्सेज़ देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। तो उन तमाम वीडियोज़ को आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने पहले लेक्चर में आपको जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से कोर्स आउटलाइन थी, जो रिकमेंडेड बुक्स थी जो आपके लिए सूटेबल हैं, उनके मुतालिक बताया था। और उसके अलावा आपका जो एक लेक्चर है जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बेसिक्स हैं, जिसमें मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन सी आप ऑपरेशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं अपने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा बेटा, उसको जाकर देख लें, फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर की आपको समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर भी कुछ थोड़ा सा बेसिक ही होगा। इसमें आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये जो एरिया है बच्चों का काफ़ी वीक होता है स्टूडेंट्स का। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ चंद एक सिर्फ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के टॉपिक में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में लेक्चर नंबर 2 में इन 2 टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, और डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है इसके यहाँ पर हम प्रूफ तो नहीं करेंगे क्योंकि ये आप अपनी अर्ली क्लासेस में इसका प्रूफ देख चुके हैं। सिर्फ जस्ट यहाँ पर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपका इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पोलर फॉर्म से रिलेटेड ये चंद एक एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा एक आम रिवाइज़ करवा दिया जाए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, आपने इनकी पोलर फॉर्म बनानी है। ठीक है, पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप कैसे बनाते हैं आप जानते हैं। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है उसको आप लिखते हैं z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। इस पोलर फॉर्म को एक लिखने का स्टाइल ये आपके पास होता है। दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर सीज थीटा। ठीक है, सी स्टैंड फॉर कोज, आई स्टैंड फॉर योटा, एस स्टैंड फॉर साइन, और थीटा यहाँ पर आर्गूमेंट है। और इसका लिखने का एक स्टाइल और भी है जो कि आइलर आइडेंटिटी से है। डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम वो चीज़ पढ़ेंगे अभी कि पोलर फॉर्म को लिखने का एक स्टाइल ये भी आपके पास होता है, z इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर योटा थीटा, क्योंकि यहाँ पर ई की पावर योटा थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इस तरह की 3 किस्म की पोलर फॉर्म आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपके लेक्चर्स हैं। इनका आगे नेक्स्ट जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेप बढ़ता है, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इसलिए इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह इनकी क्लियरेंस होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने बेटा पोलर फॉर्म बनानी है, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस योटा। हम सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3
प्लस योटा, इसे मैं अगर ऑर्डर पर फॉर्म में लिख लूँ तो इसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 कॉमा 1। अब ये स्क्वायर रूट 3 कॉमा 1 यानी x की वैल्यू अंडर रूट 3 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, x भी पॉजिटिव है फर्स्ट और y भी पॉजिटिव है। यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लोकेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं p से डिनोट कर लेता हूँ स्क्वायर रूट 3 1, तो ये आपका थीटा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर, जिसे मैं आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूँ। यहाँ पर x एक्सिस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको चाहिए r की वैल्यू। तो r आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ z कहलाता है। तो r इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z, और z का मॉडुलस कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास 2 के बराबर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2 आ गया। अगली चीज़ आपने निकालनी है थीटा। थीटा को यहाँ पर बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ z, या इसका दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। अब आर्गूमेंट ऑफ z निकालने के लिए ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब चूँकि यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा यानी आर्गूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z जो निकालने का फार्मूला है वो है टेंजेंट इनवर्स y/x। ये तमाम चीज़ें मैं अपने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताई हैं कि आर्गूमेंट ऑफ z 2 किस्म के होते हैं, स्टैंडर्ड आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, फिर उनके जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, उनके मुतालिक भी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 किस्म की एग्जांपल ली है, और इन चारों एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है, चारों क्वाड्रेंट में। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर अगर नहीं भी देखा तो वो वाली चीज़ आई होप कि इसमें क्लियर हो जाएगी आपको। वैसे उसको आप देख लें गौर से, उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने चीज़ें बताई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है टेंजेंट इनवर्स y/x के फार्मूले से। टेन इनवर्स y की वैल्यू यहाँ पर है 1, x आपके पास है स्क्वायर रूट 3, तो टेन इनवर्स 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यानी π/6 आ जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म बेटा आपके पास बन जाएगी वो आ जाएगी z इक्वल टू, यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दें, r2 निकल आया, आगे आ गया कोस 30 डिग्री प्लस योटा साइन 30 डिग्री। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और उसमें आपको z लिख के दिया हुआ है अयोटा -1 की पावर 4। तो यहाँ पर एक कंप्लीट पावर भी है। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया जा रहा है वो है z इक्वल टू अयोटा -1 की पावर 4। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि सबसे पहले यहाँ पर चूँकि होल पावर है, तो आप जो अंदर वाला अयोटा -1 है उसे मैं लेट कर लेता हूँ z1 के बराबर। लेट z1 इक्वल टू अयोटा -1, और इसको हम लिख सकते हैं अयोटा -1 को -1 प्लस योटा, तो z1 आपके पास आ जाएगा -1,1। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जो z1 है इसका आर्गूमेंट निकालेंगे। ठीक है, इसी का r निकालेंगे। सही है, यहाँ पर देखें आपका जो z है, ये जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ ऐसे बन गया है z1 की पावर 4। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये अंदर वाली चीज़ z1 है, तो ये z1 की पावर 4 बन गई है। अब आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास z हो x प्लस एयोटा y, तो z की पावर जो n है यानी x प्लस एयोटा y की पावर जो n है, इसकी जो बेटा पोलर फॉर्म होती है, अगर x प्लस एयोटा y की पावर n हो तो इसकी पोलर फॉर्म होती है ये r की पावर n सिज n थीटा। ठीक है, n यहाँ पर पावर, थीटा कौन है, थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है। थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ
थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ एक्स प्लस एयोटा वाई, यानी जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है बगैर पावर के, उसका जो आर्गूमेंट है उसका नाम थीटा है, एन यहाँ पर पावर है, आर क्या है, आर एक्स प्लस एयोटा वाई का मॉडुलस है। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि z अगर इसके बराबर है z1 की पावर 4 के, तो इसकी पोलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए z1 का आर्गूमेंट, z1 का मॉडुलस। हेयर z1 का जो मॉडुलस है, ठीक है, जिसे यहाँ पर हम कह लेते हैं, चले r कह देते हैं, तो z1 का मॉडुलस, ये z1 है, तो उसका मॉडुलस कैसे निकलाएगा, ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो r आपके पास आ जाएगा √2 के बराबर, ये आपका r आ गया। अब अगली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपका जो z1 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है -1,1, ये आपके पास आ रहा है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +1 है, यानी x नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी z1 आपका आएगा x -1 y +1। आपको आपका आर्गूमेंट ये बनेगा थीटा, ये आपका आर्गूमेंट है थीटा, ठीक है। अब थीटा इस मरतबा निकालने का जो फार्मूला होगा, चूँकि आपका थीटा जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया है, तो यहाँ पर आपका जो आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला होगा, आर्गूमेंट ऑफ z इस तरह निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y/x। फार्मूला तो यही है, y/x है, फार्मूला आपका y/x ही रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आपका x नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे y/x के ऊपर मॉडुलस लगाएंगे। देखें आर्गूमेंट ऑफ z का फार्मूला बेसिक फार्मूला वो ये है tan इनवर्स y/x, लेकिन चूँकि ये क्वाड्रेंट आपका सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होने की वजह से, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से आप ये लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स y/x के ऊपर आप एब्सोल्यूट लगाएंगे, चूँकि आपका x क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्लियर होगी बात ये। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू यहाँ पर देखें 1 है, x की वैल्यू -1 है, -1 का एब्सोल्यूट आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स -1 का एब्सोल्यूट +1 होता है। आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है, अगर ये -1 एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है उसको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। तो -1 का एब्सोल्यूट पॉजिटिव 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, तो 1/1 1 आ गया। अब tan इनवर्स 1 जो होता है वो आप जानते हैं 45 पर होता है, ये π/4 आ गया, ये बन गया 3π/4 आपके पास। तो थीटा आपका आ गया 3π/4। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है एयोटा -1 की पावर 4, इसकी पोलर फॉर्म आपने बनानी है। तो आप लिखेंगे हेंस पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू एयोटा -1 की पावर 4 इज z इज इक्वल टू r की पावर 4 सीज 4 थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगी, r आपके पास है √2 की पावर 4 सीज 4 थीटा। थीटा आपका निकला है 3π/4, 3π/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, और ये √2 की पावर 4 कितना रह जाएगा, 2 की पावर 2 डैट इज़ 4 सीज 3π। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म थी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाने के लिए दो तरीकाकार थे मेरे पास। या तो मैं इसकी पहले पावर 4 ओपन करता, अब उसकी पावर 4 कैसे ओपन होनी थी वो आप जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हम, a + b की पावर 4 ओपन करते, ठीक है। 4c0 a की पावर 4 बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो या तो फिर उसके मुताबिक मैं इसको मुकम्मल तौर पर ओपन करता, तो वो एक बड़ा लेंथी काम था, तो इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये एक रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे कि अगर z इसके बराबर है, z की पावर n अगर ये हो, तो इसकी पोलर फॉर्म ये आपके पास होती है।
जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि अगर सम टाइम मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें जब आपके पास टाइम निकलता है। जब आप वीडियो स्किप करते हैं तो फिर वीडियो में कोई ना कोई जहाँ से आप जाके फॉरवर्ड करके आके देखते हैं तो पॉसिबल है कि पीछे कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट की बातें होती हैं जो आपने स्किप कर देते हैं और वो आपको फिर वीडियो समझ नहीं आती। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू अंडर रूट अयोटा। इसकी पोलर फॉर्म कैसे बनानी है वो देखते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अयोटा की पावर अंडर रूट अयोटा यानी कि अयोटा की पावर 1/2 है। ये भी तकरीबन ऊपर वाले ही पार्ट की तरह है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंडर रूट अयोटा की आपने पोलर फॉर्म बनानी है या अयोटा का स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। सिमिलरली जैसे वहाँ पर हमने किया है यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा। लेट z1 इज़ इक्वल टू अयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 1 अयोटा। तो z1 मेरे पास ऐसे लिखा जाएगा 0,1। तो अब आपने सबसे पहले फिर यही रिज़ल्ट इस्तेमाल करना है कि अगर z हमारे पास x + अयोटा y है तो z की पावर n जो है x + अयोटा y की पावर n के बराबर आ जाएगी। तो इसकी पोलर फॉर्म ऐसे है, यानी जब भी एक किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर आ जाए तो उस पावर के लिए पोलर फॉर्म का ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा z1 के लिए, z1 का आर्गूमेंट, हेयर आर्गूमेंट ऑफ z1 जिसका नाम यहाँ थीटा है वो क्या बनेगा। आपका ये वाला नंबर 0,1 कहाँ पर आता है, x0 y1, ये आपका आएगा y एक्सिस के ऊपर x0 y1। तो x0 y1 आ गया y एक्सिस के ऊपर। तो आपने थीटा आपका ये होता है x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का निकालने का तरीकाकार x एक्सिस के साथ जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है इसका नाम थीटा है। तो आप बताएं x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान ये कितना एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल है। आपने सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन देखनी है कि कहाँ पर है। तो 0,1 x0 y1 y एक्सिस के ऊपर आ गया, y एक्सिस का x एक्सिस के साथ एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो थीटा की यहाँ पर कीमत आ गई π/2 यानी 90 डिग्री। तो अब आपको चाहिए इसकी पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले चाहिए r। तो r यानी कि z1 का मॉडुलस आ जाएगा। तो z1 का मॉडुलस कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। हैंस द पोलर फॉर्म ऑफ अंडर रूट अयोटा इज, हैंस पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट अयोटा इज़, वो बन जाएगी r की पावर 1/2 सिज 1/2 थीटा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n जो है, पावर जो है सिज n थीटा है ना, तो n यहाँ पर पावर कितनी है, अंडर रूट यानी कि पावर 1/2 है। तो ये r कितना है, 1 है, तो 1 की पावर 1/2 तो 1 हो गई। तो ये रह गया आपके पास सिज 1/2, थीटा आपके पास π/2 था, तो ये बन गया सिज π/4। तो आपके पास अंडर रूट अयोटा की जो पोलर फॉर्म बनती है वो बनती है कोस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4, ठीक है। और सम टाइम आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप अंडर रूट अयोटा का अंडर रूट मालूम करके बताएं क्या बनता है। तो अयोटा का अंडर रूट ये बनता है कोस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 प्लस अयोटा /√2। 1/√2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस अयोटा। तो दिस इज़ दी वन ऑफ दी स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट अयोटा, यानी अयोटा का एक अंडर रूट जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका लास्ट फोर्थ पार्ट ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, उनकी कंप्लीट पावर 6 है। इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका लास्ट पार्ट इसका z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर√3 योटा ओवर अंडर√3 माइनस योटा की पावर 6 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने पोलर फॉर्म बनानी है। देखें इसका तरीकाकार ये है कि एक तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लूँ। मतलब कैसे, मैं पहले इसे रैशनलाइज कर लेता हूँ। रैशनलाइज करने के बाद जारी सी बात है डिनोमिनेटर में से योटा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद
उस जो वो जो मतलब आपकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, रैशनलाइज करने का तरीकाकार आप जानते हैं। फिर इसकी एक पावर 6 बनेगी, उस पावर 6 को मैं ओपन करूँगा, ठीक है, वो फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक वेरी लेंथी प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा हो और उसकी एक मुकम्मल पावर भी हो, तो फिर इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाने का तरीकाकार ये होता है कि अगर ये मेरे पास है x1 प्लस योटा y1 नोमिनेटर में, x2 प्लस योटा y2 डिनोमिनेटर में है, इसकी कंप्लीट पावर n है, तो इसकी पोलर फॉर्म का फार्मूला ये है r1 ओवर r2 की पावर n। r1 का मतलब नोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस, r1 इज़ हेयर, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मॉडुलस, और r2 का मतलब है डिनोमिनेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस। थीटा 1 का मतलब है z1 का आर्गूमेंट, यानी नोमिनेटर का आर्गूमेंट, और थीटा 2 का मतलब है डिनोमिनेटर का आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा r1 ओवर r2 की पावर n सीज n थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नोमिनेटर का जो आर्गूमेंट है उसका नाम z1 रख लेता हूँ, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम मैं z2 रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे कुछ, लेट z1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 योटा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास लिखा जाएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट 3, r1 यहाँ पर आ जाएगा z1 का मॉडुलस, और वो मैं पहले निकाल चुका हूँ, ये देखें पहला पार्ट यही था, ठीक है, नहीं थोड़ा सा फ़र्क है। r1 इज इक्वल टू z1 का मॉडुलस 2 आ गया। अब आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है कहाँ पर लाई करता है, तो ये आपका x भी यहाँ पर पॉजिटिव है 1 है, और y भी पॉजिटिव है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अगर आपके पास पॉइंट P है 1,3, तो ये आपका थीटा 1 बन जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पर निकालना है आर्गूमेंट ऑफ z1। फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा थीटा 1 का tan इनवर्स y ओवर x, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप। तो ये थीटा 1 आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y आपके पास है अंडर रूट 3 और x आपके पास 1 है, तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री यानी पाई बाय 3। अब अगली चीज़ आपने निकालनी है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आपका आर्गूमेंट है उसका नाम हम z2 रख लेते हैं। लेट z2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस योटा, z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 कॉमा माइनस 1, यानी ये आपका बनता है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पर है अंडर रूट 3 माइनस 1। तो आपने यहाँ पर अब थीटा निकालना है, तो थीटा का फार्मूला ये बनेगा ऐसे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टैंडर्ड एंगल थीटा निकालने का फार्मूला यहाँ पर है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। अब चूँकि आपका y यहाँ पर नेगेटिव है तो इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा लेंगे, ठीक है। अब थीटा चूँकि आपका चौथे क्वाड्रेंट में चले गया, तो चौथे में ये वाला फार्मूला बनेगा, तीसरे में पाई प्लस आ जाएगा, सही है। ये तमाम चीज़ें लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, आप वहाँ से फार्मूला को देख सकते हैं। अच्छा, थीटा 2 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स y कितना है -1 आ गया, ओवर x का एब्सोल्यूट, ओवर x आ गया अंडर रूट 3, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स -1 का एब्सोल्यूट 1 हो गया, 1 ओवर अंडर रूट 3 रह गया, ये आ गया 2 पाई माइनस 30 डिग्री, और 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, ये 11 पाई बाय 6 आपके पास थीटा 2 आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। हैंस दी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, हैंस पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस योटा की पावर 6 इज़, तो इसकी जो पोलर फॉर्म बेटा आपके पास बनेगी वो आ जाएगी इस तरह,
R1 ओवर R2 की पावर n, तो R1 कितना निकला है वो भी 2 है, R2 भी आपका 2 निकला है, तो ये आ जाएगा 2/2 होल पावर 6 सीज n कितना 6 है। आगे लिखना है आपने θ1 माइनस θ2, तो θ1 की वैल्यू कितनी है π/3 है, माइनस θ2 की वैल्यू कितनी है 11 π/6 है। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपके पास आ जाएगी। z = ये 2/2 कट जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ इतना, तो इसको सोल्व कर लें। एलसीएम आपके पास आएगा नीचे 6, इधर बन जाएगा 2 पाई माइनस 11 पाई माइनस 9 π/6, तो माइनस 9 π/6 कितना बन जाएगा 3 3 9 3 π/2 माइनस 3 π/2। तो इसको मैं लिख लूँगा इस तरह, सीज 6, या चलें इसे माइनस 9 π/6 रहने देते हैं, माइनस 9 π/6। अब ये 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, सीज माइनस 9 पाई आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक चीज़ आप नोट कर लें कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोमिनेटर में है √3 माइनस योटा, जिसकी लोकेशन यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में है। तो जैसे कि मैं पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट और आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला जो है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालें या स्टैंडर्ड आर्गूमेंट निकालें, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों के फार्मूले एक जैसे हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला और स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का जो फार्मूले हैं, ये अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएँ तो फिर मुख्तलिफ हो जाते हैं। यानी तीसरे क्वाड्रेंट में स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का फार्मूला कुछ हो रहा है और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला कुछ हो रहा है। इसी तरह ही अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे क्वाड्रेंट में है तो फिर भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट में और स्टैंडर्ड आर्गूमेंट के फार्मूले में फ़र्क होगा। तो अब चूँकि डिनोमिनेटर में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 माइनस योटा, यह आपका चूँकि 4th क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का फार्मूला कुछ हो रहा है, जो कि मैंने ये लिख के बताया 2 पाई माइनस tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x। और अगर आप चौथे क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर θ2 को एज अ प्रिंसिपल आर्गूमेंट कंसीडर करते हैं, तो फिर उसका फार्मूला कुछ और होगा। तो पोलर फॉर्म बनाते वक्त हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, दोनों सूरतों में जो आंसर निकलेंगे वो एक जैसे होंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ वी टेक θ2 एज अ प्रिंसिपल आर्गूमेंट, अगर आप अपने θ2 को प्रिंसिपल आर्गूमेंट इस्तेमाल करते हैं बतौरे, तो अब ये θ2 आपका चले गया चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला ये है माइनस tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x, जबकि चौथे क्वाड्रेंट में स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का फार्मूला ये था 2 पाई माइनस tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू लगा दी -1, x की वैल्यू √3 आगे इसको सोल्व किया, माइनस tan इनवर्स 1/√3, ये आंसर आएगा -30 डिग्री। सो पोलर फॉर्म इज़, तो लिहाजा हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म बनेगी वो ये आ जाएगी 2/2 होल पावर 6, वो तो कैंसिल हो गया। आगे लिखना है 6, ये θ1 की वैल्यू आ गई थी आपके पास, ये आपके पास θ2 की वैल्यू है, और θ2 की वैल्यू कौन सी ले रहा हूँ मैं, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की निकली है। तो π/6 निकली है, -π/6, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सोल्व किया, ये 3 π/6 बन गया, 6 6 से कट गया, सीज 3 पाई। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट इस्तेमाल करते हैं डिनोमिनेटर के लिए, तो फिर उस सूरत में आपकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो सीज 3 पाई है। और अगर आप θ2 स्टैंडर्ड आर्गूमेंट से निकालते हैं तो फिर आपकी पोलर फॉर्म बनती है सीज -9 पाई। क्या ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं? ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ नहीं है, ये एक ही है। देखें, सीज -9 पाई को अगर आप सोल्व करते हैं तो सीज -9 पाई का मतलब है कोज -9 पाई प्लस अयोटा साइन -9 पाई। कोज के एंगल में माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है, ये कोज 9 पाई रह जाएगा, और साइन के एंगल में माइनस होगा तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन 9 पाई। 9 पाई यानी कि पाई का ओड मल्टीपल। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, वैसे भी आपको याद होगा, कोज 9 पाई होता है -1 के बराबर और साइन 9 पाई होता है 0, तो ये बन गया आंसर -1 सिर्फ। और अगर इसी तरह अगर आप सीज 3 पाई को सोल्व कर लें
तो सीज 3 पाई का मतलब यही होगा कोस 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई। कोस 3 पाई का आंसर है -1 और साइन 3 पाई का आंसर है 0, ये भी -1 आ गया। तो इट मीन्स आप पोलर फॉर्म चाहे प्रिंसिपल आर्गूमेंट से बनाएं या स्टैंडर्ड आर्गूमेंट की मदद से बनाएं, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएंगे। मैं फिर बताता हूं कि आपके पास ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर नोमिनेटर वाला चूँकि पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट बिल्कुल आर्गूमेंट का फार्मूला बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर मैंने यहाँ पर लफ्ज़ स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का इस्तेमाल किया था कि θ1 इज़ द स्टैंडर्ड आर्गूमेंट, तो नो डिफरेंस, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गूमेंट, सही है। तो ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स की मदद से पोलर फॉर्म को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने अपना इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा डिटेल से एक लेक्चर बनाया हुआ है, एंटी टेस्ट से रिलेटेड है वो, ठीक है। एंटी टेस्ट जो आप इंटर के लिए इस्तेमाल, इंटर में आपका एंटी टेस्ट होता है ECAT का, ठीक है। तो वहाँ पर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने का तरीकाकार बताया है, ठीक है। प्ले लिस्ट का जो नाम है वो आपके पास ECAT और आगे लिखा है चैप्टर नंबर 1 नंबर एंड सिस्टम, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, ठीक है, अगर आप मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं। अब इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन डी मॉवरस थ्योरम है। तो डी मॉवरस थ्योरम क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं और उससे रिलेटेड चंद एक एग्जांपल्स जिससे आपको डी मॉवरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा, डी मॉवरस थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। प्रूफ जैसे कि मैं आपको बता चुका, आप ऑलरेडी ही इसका लास्ट सेमेस्टर्स में कर चुके हैं। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। डी मॉवरस थ्योरम के मुताबिक ये पावर सिर्फ आपने एंगल से लाकर मल्टीप्लाई करनी है, आ जाएगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। डी मॉवरस थ्योरम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि आपने कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का क्यूब ओपन करना है मिसाल के तौर पर। अब इसको क्यूब ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप a जमा b का क्यूब ओपन करते फिरें, इतना लेंथी प्रोसीजर करें। डी मॉवरस थ्योरम सिर्फ ये कहता है कि आप सिर्फ इस पावर को लाकर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बिकम कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। इसी तरह फर्ज कर लें आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का इन्वर्स मालूम करना है, तो वो सिंपल आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का इन्वर्स जो है। अब ये नहीं है कि आप इसको 1/1 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखें फिर आप उसे रैशनलाइज करें, ठीक है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, दिस विल बिकम कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया डी मॉवरस थ्योरम। यहाँ पर n जो है वो आपके पास इंटीजर है। इसकी डी मॉवरस थ्योरम की जो कुछ अदर फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो इस तरह भी लिखी जा सकती हैं। इसको चूँकि हम जानते हैं कि ये e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, और दिस इज़ कॉल्ड दी आइलर आइडेंटिटी, इसको आप आइलर आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो लिहाजा इस सारे की जगह मैं लिख देता हूँ सीज थीटा की पावर n और ये सारा हो जाएगा सीज n थीटा। तो इसकी एक अदर फॉर्म ये बन जाती है। और अगली चीज़ ये है कि चूँकि मैंने अभी यहाँ पर बताया कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा के बराबर है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ e की पावर आयोटा थीटा, बाहर आ गया पावर n से मल्टीप्लाई होगा e की पावर आयोटा n थीटा आ जाएगा, या इधर से भी अगर हम इसे e की फॉर्म में बदल लें तो तब भी ये e की पावर आयोटा n थीटा बन जाएगा। तो यहाँ आपने 3 फॉर्म देखी डी मॉवरस थ्योरम की। ये आपकी पहली बेसिक फॉर्म है, फिर ये सिज की फॉर्म है और फिर ये e की पावर आयोटा है, ठीक है। अब डी मॉवरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए मेरे पास यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर इस फॉर्म में आइलर आइडेंटिटी के मुताबिक ये ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी इस तरह e की पावर आयोटा 5 थीटा और नीचे वाला बन जाएगा e की पावर आयोटा थीटा। अब ये बेस एक जैसी है और दरमियान में फ्रैक्शन है, तो इसको आप लिख लोगे e की पावर आयोटा 5 थीटा माइनस e की पावर आयोटा थीटा, दिस विल बिकम e की पावर आयोटा 4 थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा।
ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी आपने डिमॉवरस थ्योरम से ही सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ऐसे, डिमॉवरस थ्योरम के मुताबिक लिखने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोज ऑफ -4 थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ -4 थीटा ओवर, चूँकि डिमॉवरस थ्योरम में यहाँ पर कोज थीटा, यहाँ पर सेंटर में एयोटा के साथ प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, तो इसका जो माइनस है वो मैं साइन के एंगल में ले गया। अब अगली चीज़ यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में ये है कि आपके पास अगर आप इसे डिमॉवरस थ्योरम के मुताबिक करना चाहते हैं तो पहली रकम कोस की होनी चाहिए और योटा के साथ जो होना चाहिए वो साइन वाली रकम होनी चाहिए, योटा के साथ साइन वाली रकम होनी चाहिए। तो यहाँ पर योटा के साथ है कोस वाली रकम। तो यहाँ पर आप एक रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, इन दो रिजल्ट्स को बेटा हम इस्तेमाल करके कोस π/2 प्लस थीटा जो है ये आपके पास अलाइड एंगल है, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कोस नेगेटिव है, ये माइनस साइन थीटा के बराबर आ जाता है। और साइन π/2 प्लस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है लेकिन अपनी को रेशो कोस में बदल जाएगा। ये दोनों फार्मूले आप अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं, कोस अल्फा जमा बीटा का फार्मूला भी जानते हैं आप, उसके मुताबिक भी आपको ये दोनों रिजल्ट याद होंगे। तो मैंने साइन 4 थीटा को बदलना है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ है आपके पास, मतलब यहाँ पर देखें, इसे मैं लिखूंगा कोस π/2 प्लस 4 थीटा, तो π/2 प्लस 4 थीटा चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस आ गया, और कोस अपनी को रेशो में बदल के माइनस साइन 4 थीटा आ गया। मतलब ये है कि माइनस साइन 4 थीटा इसके बराबर है। ठीक है, कोस π/2 प्लस 4 थीटा के। अब इसका जो माइनस है, चूँकि हमें यहाँ पर साइन 4 थीटा को बदलना है कोस में, तो इसका माइनस मैं अगली मरतबा इधर ले आता हूँ, यानी कि चलें इसको यहाँ पर ही लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब ये वाला माइनस इसको मैं एंगल के अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कोस के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो उसको अजम्प्ट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें कोस 4 थीटा है वो बराबर है साइन π/2 प्लस 4 थीटा के। साइन π/2 प्लस 4 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये कोस में बदल जाएगा। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अब साइन 4 थीटा की जगह मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा ये सारा, कोस ऑफ -π/2 प्लस 4 थीटा, सेंटर में यहाँ पर माइनस आ गया, आगे आ गया योटा कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा ये सारा इसके बराबर है साइन π/2 प्लस 4 थीटा के, साइन π/2 प्लस 4 थीटा के। ठीक होगी बात ये। अब डिमॉवरस थ्योरम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाला माइनस यहाँ से प्लस में बदल जाना चाहिए, यानी सेंटर में प्लस होना चाहिए। इस माइनस को मैं अंदर ले आता हूँ। ठीक है, यानी कि अगला स्टेप मेरा ये होगा, ऊपर इसे लिख लेते हैं e की पावर योटा 4 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे वाले इस चीज़ को मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, कोस ऑफ -π/2 प्लस 4 थीटा प्लस एयोटा साइन -π/2 प्लस 4 थीटा। साइन के एंगल में माइनस होगा तो बाहर आ जाएगा, अगर माइनस बाहर है तो उसको आप अंदर से लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ आपके पास ऐसे बन जाएगी, e की पावर -π/2 प्लस 4 थीटा इंटू एयोटा आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर आप ये इसको नीचे ले आइए, आ जाएगा 1 e की पावर माइनस योटा π/2 माइनस माइनस योटा 4 थीटा, और वो प्लस योटा 4 थीटा आ जाएगा नीचे। ये पावर नीचे आएगी, बेस एक जैसी है तो ये पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, आप चीज़ जानते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपके पास सारी बन जाएगी, e की पावर योटा π/2, इसे लिख लेंगे e की पावर योटा π/2 इंटू पावर 1/2, ये e की पावर योटा π/4 हो जाएगा। e की पावर योटा π/4 का मतलब है कोस π/4 प्लस योटा साइन π/4। कोस π/4 होता है 1/√2 और योटा साइन π/4 होता है वो भी √2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा √2, 1/√2 आप कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है,
आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, आप इस पर मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा, अगर आप अपनी किसी किस्म की कोई पर्सनल कोचिंग बीएस मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से रिलेटेड, एंटी टेस्ट से रिलेटेड कोई भी पर्सनल आप कोचिंग अकेडमी की फॉर्म में या ऑनलाइन जो है वो टेक करना चाहते हैं, तो मेरे इसी जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।